जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। यूनिट सेकंड तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और यूनिट थर्ड की तरफ आज हम स्टार्ट करने वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट थर्ड आपका होगा मैनेजमेंट इन फिजिकल एजुकेशन से। और बेसिकली 2 से 3 पार्ट के अंदर आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। तो जैसा कि हम पहले करते चले आए, बिल्कुल वैसी थ्योरी कम MCQs के साथ में लेकर चलेंगे टॉपिक वाइज। जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे भैया। ठीक है, चलिए लेट नहीं करेंगे, फटाफट से स्टार्ट करेंगे क्लास को। तो सिलेबस की तरफ थोड़ा सा नजर अगर घुमाएं तो आपके LT ग्रेड के सिलेबस में मैनेजमेंट इन फिजिकल एजुकेशन से बेसिकली 8 टॉपिक पूछे गए हैं आपसे। ठीक है, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, संगठन आपसे पूछा जिसमें उसका अर्थ, महत्व, उद्देश्य, संगठन के सिद्धांत आपसे पूछे जाएंगे, है ना। आई होप आपको चीजें विजिबल होंगी। ओके, ठीक है। पर्यवेक्षण, सुपरविजन की बात करेंगे तो इसका भी अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, पर्यवेक्षक के कार्य जो होते हैं सुपरवाइजर के, वो आपसे पूछे जाएंगे। बजट से रिलेटेड सवाल आपके सामने आएंगे साथियों। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ प्रवचन लिख गया है, इट इज प्रशासन। ठीक है, टाइपिंग एरर है। प्रशासन के सिद्धांत आपसे पूछे जाएंगे। लीडरशिप से काफी हद तक क्वेश्चन आने की संभावना आपके ऊपर बनी रहेगी पेपर में। ठीक है, जिसमें इसका आपकी डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाएगी, मीनिंग पूछ ली जाएगी, उसके टाइप्स ऑफ लीडरशिप आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी गुण क्या है। कंपटीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैं कहूँगा मैनेजमेंट इन फिजिकल एजुकेशन का, जिसके अंदर इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल और आता है आपका टूर्नामेंट, जहां से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और फिर मनोरंजन और शिविर यानी कैंप। ठीक है, यहाँ से सवाल आपसे, मतलब ये आपका एक छोटा सा सिलेबस है मैनेजमेंट इन फिजिकल एजुकेशन का। अब अगर हम इसके बात करें तो सबसे पहले बात आती भैया किसकी, संगठन की बात आती है, ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है इसमें आपका, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। लाइटिंग ज्यादा है क्या? ठीक है, ओके। संगठन, तो संगठन, ऑर्गेनाइजेशन में मीनिंग या अर्थ की बात करें भैया तो ऑर्गेनाइजेशन है क्या, पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा। क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइजेशन इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज टू अचीव गोल्स इफेक्टिवली। संगठन ऐसी क्रियाओं या संसाधनों को सुनियोजित संयोजन है ताकि उद्देश्यों को प्रभावी रूप से क्या किया जा सके, प्राप्त किया जा सके भैया। यहाँ 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर एक स्पेसिफिक एरा में, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज करते हैं उसके लिए जो भी संसाधन चाहिए, जो भी उनको चीजें चाहिए, उनको बढ़िया एकत्रित करके, संगठित करके एक सिस्टमेटिक वे में जब वो किसी वर्क करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो वो क्या होती आती है भैया, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ना। वहां पर कई लोग मिलकर, कई गवर्नमेंट, मतलब देखा जाए तो कई फैकल्टीज मिलकर के उस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, है ना। सो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि संगठन क्या है। ओके, इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, महत्व की बात करेंगे भैया इसमें अगर हम। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके महत्व की अगर हम बात करें, एंश्योर्स स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ प्रोग्राम्स। भैया संगठन क्या करता है कि कार्यक्रमों के सुचारू संचालन में हेल्प करता है, मदद करता है। ठीक है, अचीव एजुकेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल गोल्स, यानी शैक्षिक और संस्थागत जो उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति करता है। ठीक है, डेवलप्स डिसिप्लिन, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, अनुशासन, सहयोग और समन्वय को क्या करता है, विकसित करने का काम एक ऑर्गेनाइजेशन करती है, एक संगठन करता है। सेव टाइम्स, मनी एंड रिसोर्सेस, आपके पैसों को, ठीक है, आपके समय को, जो भी रिसोर्सेस है उनको क्या करता है, संसाधनों को, उनको बचाने की कोशिश करता है, बचाने का प्रयास करता है कि कम से कम संसाधन में क्या हो जाए, चीजें बहुत अच्छी तरीके से आगे हो सके। इंक्रीज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड इंटरेस्ट, विद्यार्थियों की रुचि और सहभागिता को संगठन, ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है भैया, इनहांस करने का काम करता है, उसको बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, कंडक्ट्स इवेंट सक्सेसफुली विदाउट कंफ्यूजन, बिना किसी इफ बट के, ठीक है, आराम से एक सफल कार्यक्रम का आयोजन करवा सकता है ऑर्गेनाइजेशन। संगठन में इतनी ताकत होती है, इसीलिए संगठन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है फिजिकल एजुकेशन के अंदर। ठीक है, इसी क्रम में अगर हम इसके उद्देश्यों की बात करें भैया, ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स
संगठन के उद्देश्य क्या भैया, प्लान एंड अरेंज एक्टिविटीज सिस्टमेटिकली, ठीक है। उसका उद्देश्य है कि कोई भी गतिविधि जो कराई जा रही है फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत, उन गतिविधियों को सुनियोजित और योजना और व्यवस्थित रूप से तैयार करवाना, है ना। यूज अवेलेबल रिसोर्स इफेक्टिवली, उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग हो सके, इसके लिए संगठन का मेन उद्देश्य होता है भैया जो भी संसाधन उपलब्ध है उसका क्या करें, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या हो सके, इस्तेमाल हो सके। ये नहीं कि चीजें हैं तो पड़े पड़े सड़ जाए या अच्छी तरीके से यूटिलाइज ना हो सके, है ना। प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, इन जितने भी प्रतिभागी हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स कंपटीशन हो, चाहे वो किसी प्रकार का फिजिकल एजुकेशन का प्रोग्राम हो, तो उसके अंदर जो भी प्रतिभागी हैं उनको एकदम एक्चुअल एग्जैक्ट बोला जाए अपॉर्चुनिटी देना, समान अवसर प्रदान करना, ये उद्देश्य होता है संगठन का। एंश्योर सेफ्टी एंड डिसिप्लिन, संगठन सुनिश्चित करता है भैया कि जो भी गतिविधियां हो रही हैं उसमें सुरक्षा और अनुशासन जरूर होना चाहिए। और अचीव एजुकेशनल एंड फिजिकल डेवलपमेंट गोल्स, यानी शैक्षिक एवं शारीरिक विकास के जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति करना भैया। फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य क्या होता है, उसको भाई एजुकेशनल भी नॉलेज मिल जाए और फिजिकल नॉलेज भी मिले, उसका डेवलपमेंट हो। तो इन उद्देश्यों की प्राप्ति भी एक संगठन के द्वारा बहुत ही आराम से व्यवस्थित तरीके से की जा सकती है। ऐसे हम ऑब्जेक्टिव्स को समझ सकते हैं भैया, किसके, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है। अगर आगे हम बढ़े इसमें तो अब प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। संगठन के सिद्धांत क्या है भैया, किन सिद्धांतों पर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन वर्क करती है। यूनिटी ऑफ कमांड पहला सिद्धांत, ठीक है। आदेश की एकता, यानी ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, प्रत्येक व्यक्ति केवल एक वरिष्ठ से आदेश प्राप्त करता है, पहला प्रिंसिपल। ये नहीं कि सभी उसमें अपना, अब कोई काम करवाना है किसी ऑर्गेनाइजेशन को तो ए वाला बोल रहा है ऐसे होगा, बी वाला बोल रहा है वैसे होगा, फिर ऐसे वैसे के चक्कर में वैसा हो जाता है। तो इसलिए भैया एक वरिष्ठ से आदेश प्राप्त करने के बाद सब अपने जो भी कमेटी के मेंबर्स वगैरह होते हैं अपने काम में क्या हो जाते हैं, लग जाते हैं। दूसरा डिवीजन ऑफ वर्क भैया, ठीक है, कार्य का विभाजन करके वर्क करवाते हैं, इस पर ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। असाइन वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, यानी कार्य को ना जिन लोगों को सौंपा गया उनकी एबिलिटी के हिसाब से क्या करना है, काम को डिवाइड कर देना है। भाई मैं बजट करने में बड़ा एक्सपर्ट हूँ, फाइनेंशियल मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, मैं बहुत अच्छे से काम कर सकता हूँ फाइनेंस का, तो मुझे बजट पकड़ा दिया गया। कोई फील्ड मैनेजमेंट में बहुत अच्छा है तो उसको फील्ड मैनेजमेंट का काम दे दिया गया। कोई इवेंट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा है उसको इवेंट का वर्क दे दिया गया। कोई इक्विपमेंट को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकता है उसको इक्विपमेंट वाला वर्क दे दिया गया। सो यही कह रहा है डिवीजन ऑफ वर्क भैया, जिसकी जो कैपेबिलिटी, जो एबिलिटी है उसके हिसाब से उसका काम सौंप देना, ठीक है। तीसरा प्रिंसिपल कहता है भैया कोऑर्डिनेशन, समन्वय, बिल्कुल इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग एक्टिविटीज, गतिविधियों में उचित तालमेल बनाता है भैया, इस पर काम करता है। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन होना चाहिए, नहीं कि जो भी चीजें अप्लाई की जा रही हैं किसी इवेंट में किसी में, तो फ्लेक्सिबल, ऐसा नहीं कि अब आपने ऊपर से थोप दिया वो साला एक्सेप्टेबल ही नहीं है, करने लायक ही नहीं है या हो ही नहीं सकता, कुछ ऐसा काम दे दिया। तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी अडेप्टेबल टू चेंजेस, संगठन परिवर्तनों के अनुसार अनुकूल होना चाहिए, ठीक है। फिर सिंप्लिसिटी, सरल होना चाहिए भैया, सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट, योजना को बहुत ही आसान और सरल तरीके से लागू करने लायक होनी चाहिए वो, ठीक है, कठिनाई ना आए ताकि। फिर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन, ओके। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है उद्देश्य परकता होनी चाहिए भैया, उसमें एवरी एक्टिविटी एम्स टू ऑब्जेक्टिव, यानी प्रत्येक गतिविधि का उद्देश्य निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना हो, यानी एक एम फिक्स होना चाहिए कि भाई हम इस चीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो इसका आखिरी परिणाम हमको यहाँ तक पहुंचना है, यानी एक निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना होना चाहिए। अदरवाइज जो ऑर्गेनाइजेशन जिस चीज के लिए काम कर रही है वो कभी अपने आप को साबित ही नहीं कर पाएगी या उस वर्क को कभी कंप्लीट नहीं कर पाएगी। तो इतने प्रिंसिपल्स के ऊपर आपका संगठन या ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है भैया, इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे, रिमेंबर रखने हैं आपको, ठीक है। अगले पॉइंट की हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता है भैया रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर। अब फिजिकल एजुकेशन टीचर का संगठन के अंदर क्या रोल मॉडल है ये हमें समझना है, ठीक है। तो क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर फिजिकल एजुकेशन टीचर को कोई चीज ऑर्गेनाइज करने को दी जाए तो प्रिपेयर टाइम टेबल फॉर एक्टिविटीज। एक फिजिकल एजुकेशन टीचर क्या करता है,
किसी भी एक्टिविटी के लिए किसी भी विद्यालय के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर तो फिजिकल एजुकेशन का ही मैक्सिमम टीचर होते हैं जो कि एक टाइम टेबल को निर्धारित करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन अपने शेड्यूल पे काम कर सके। ठीक है, गतिविधियों के लिए समय सारणी कौन तैयार करता है? फिजिकल एजुकेशन टीचर करता है। मेंटेन इक्विपमेंट रिकॉर्ड्स, जितने भी इक्विपमेंट फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं भैया, उनके अभिलेखों का लेखा जोखा भी फिजिकल एजुकेशन टीचर के पास ही मिलता है। असाइन ड्यूटीज टू असिस्टेंट्स और स्टूडेंट्स, यानी जितने भी उसके सहायक होंगे फिजिकल एजुकेशन टीचर के, और साथ ही साथ विद्यार्थियों को काम देने का काम भी कौन करता है? फिजिकल एजुकेशन टीचर ही उस संस्था के अंदर करता है। सुपरवाइज एंड इवैल्यूएट प्रोग्राम्स, यानी कार्यक्रम जितने भी होंगे उस संस्था के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप देखोगे चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो, सभी में फिजिकल एजुकेशन टीचर की महत्वपूर्ण भूमिका, या मैं कहूँगा मुख्य भूमिका होती है। वही सारे कार्यक्रमों का आयोजन करवाने में हेल्प करता है, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए पूरा ढांचा तैयार करता है, और साथ ही उसका मूल्यांकन भी करता है कौन कैसे कितना बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। फिर एंश्योर डिसिप्लिन एंड सेफ्टी, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो फिजिकल एजुकेशन टीचर पूरी संस्था के अंदर करता है वो अनुशासन और सुरक्षा, इन दोनों चीज पे काम करता है। डिसिप्लिन मेंटेन करना हो, ठीक है, और साथ ही सेफ्टी से रिगार्डिंग अगर कोई चीज हो तो फिजिकल एजुकेशन टीचर ही सबसे आगे रहता है, मार पीट के बैठा देता है बच्चों को तो शांत हो जाता है पूरा स्कूल, है ना। तो इसलिए ये रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर के हैं किस चीज के लिए भैया? संगठन के तौर पे, एक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाव से अगर वर्क करने की हम बात करें। ठीक है, अब आ जाते हैं इससे रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के ऊपर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया? ठीक है, इसमें पार्ट वाइज है, अभी ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा, फिर सुपरविजन देखेंगे, उसके एमसीक्यूज लगाएंगे, ऐसे पार्ट वाइज करते जाएंगे इसी क्लास में। तो एमसीक्यूज ऑन ऑर्गेनाइजेशन इन फिजिकल एजुकेशन। ओके, पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन फिजिकल एजुकेशन? शारीरिक शिक्षा में संगठन का क्या अर्थ है भैया? ऑप्शन है आपके सामने, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज, गतिविधियों का अनियमित संयोजन, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेस, गतिविधियों और संसाधनों का सुनियोजित संयोजन, केवल शारीरिक गतिविधि, ओनली फिजिकल एक्टिविटी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन फिजिकल एजुकेशन? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से सभी के जवाब आने चाहिए। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं किसके साथ, अभी पीछे डिस्कस किया, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज, जो भी क्रियाएं आप करा रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, उनका एक बेहतरीन सुनियोजित तरीके से उस चीज को व्यवस्थित कराना, अरेंज कराना, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कराना ही क्या कहलाता है भैया? ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है फिजिकल एजुकेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। दूसरा सवाल भैया क्या कह रहा है? Which of the following ensures smooth functioning of programs in physical education? शारीरिक शिक्षा में कार्यक्रम के सुचारू संचालन को कौन सुनिश्चित करता है? संगठन करता, ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन, प्रेरणा, लीडरशिप, नेतृत्व, डिसिप्लिन, अनुशासन। बताओ भैया, शारीरिक शिक्षा में जो कार्यक्रम होते हैं उनको अच्छी तरीके से रन कराने में कौन, ये चीज कौन सुनिश्चित करता है इन चारों में से? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन फिजिकल एजुकेशन? ध्यान समझिएगा, निम्नलिखित में कौन सा शारीरिक शिक्षा में संगठन का महत्व नहीं है? ठीक है, सेव टाइम एंड रिसोर्सेस, समय और संसाधनों की बचत करता है, इंक्रीज कंफ्यूजन इन प्रोग्राम्स, कार्यक्रमों में भ्रम बढ़ाता है, एंश्योर्स डिसिप्लिन एंड कोऑर्डिनेशन, अनुशासन और समन्वय सुनिश्चित करता है, या फिर शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करता है? क्या पूछा है? नहीं है भाई। समय और रिसोर्स तो क्या करता है? सेव करता ही करता है, ये तो होगा। ठीक है, एंश्योर डिसिप्लिन एंड कोऑर्डिनेशन ये भी करता है ऑर्गेनाइजेशन, अचीव एजुकेशनल गोल्स भी करता है, क्या नहीं करता? इंक्रीज कंफ्यूजन इन प्रोग्राम्स। जब एक ऑर्गेनाइजेशन बेहतरीन काम करता है तो भैया वो कार्यक्रम में कभी भ्रम नहीं बढ़ाता, वो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होता है। सो अगर आप जाएंगे ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। अगले सवाल की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन फिजिकल एजुकेशन इज?
शारीरिक शिक्षा में संगठन का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? इग्नोर सेफ्टी, सुरक्षा की उपेक्षा कर देना, प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सभी को समान अवसर प्रदान करना, प्रमोट ओनली कंपटीशन, केवल प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, रिड्यूस पार्टिसिपेशन, सहभागिता को, भागीदारी को कम कर देना। भैया बताओ शारीरिक शिक्षा में संगठन का मुख्य एक ऑब्जेक्टिव कौन सा है इसमें से? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ, प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी को समान अवसर प्रदान करना शारीरिक शिक्षा में संगठन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया? 5th क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स, पीछे डिस्कस किया हमने प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो आदेश की एकता का सिद्धांत का अर्थ क्या है भैया? एवरी पर्सन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर, प्रत्येक व्यक्ति केवल एक वरिष्ठ से आदेश प्राप्त करे। एवरी पर्सन शुड टेक ऑर्डर फ्रॉम मैनी सुपीरियर्स, प्रत्येक व्यक्ति कई वरिष्ठों से आदेश ले ले भैया। ऑर्डर्स कैन बी गिवन बाय एनीवन, यानी किसी के द्वारा कोई भी आदेश दिया जा सकता है। नो ऑर्डर शुड बी फॉलोड, किसी भी आदेश का पालन ना किया जाए। क्या होगा सही जवाब? पीछे भी डिस्कस किया, बिल्कुल ऑप्शन ए, एवरी पर्सन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर, सिर्फ एक बॉस के ऑर्डर को फॉलो करना होता है। छठा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, which principle suggest that work should be assigned according to ability? कौन सा सिद्धांत यह बताता है भैया कि कार्य योग्यता के अनुसार बांटा जाना चाहिए? जो वर्क है वो योग्यता के अनुसार बांटा जाना चाहिए, वो कौन सा प्रिंसिपल कहता है? कोऑर्डिनेशन, समन्वय, डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य का विभाजन, सरलता, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए, डिवीजन ऑफ वर्क, ये प्रिंसिपल क्या सजेस्ट करता है भैया? कार्य को योग्यता के आधार पर डिवाइड करना चाहिए। 7वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। 7वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों? द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स, यानी संगठन में जो लचीलेपन का सिद्धांत है उसका मतलब क्या है भैया? उसका अर्थ क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन शुड नेवर चेंज, संगठन में कभी बदलाव ना हो। ऑर्गेनाइजेशन शुड अडाप्ट टू चेंजेस, संगठन को परिवर्तन के अनुसार अनुकूलित होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन शुड अडेप्ट टू चेंजेस, हो गया। ओनली रिजिड प्लानिंग इज इफेक्टिव, केवल कठोर योजना प्रभावी होती है। या फिर ऑर्गेनाइजेशन शुड इग्नोर चेंजेस, संगठन को परिवर्तनों की उपेक्षा करनी चाहिए। बताइए भैया 7वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन शुड अडाप्ट टू चेंजेस, यानी संगठन को परिवर्तनों के अनुसार अनुकूलित होना चाहिए। ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए हैं तो भैया आप बिल्कुल सही है। 8वें प्रश्न की तरफ चले तो क्या कह रहा है आपसे? द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन फोकसेस ऑन, उद्देश्य परकता का जो सिद्धांत है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, वो किस तरफ ध्यान केंद्रित करता है? रैंडम एक्टिविटी की तरफ, अनियमित गतिविधि। ईच एक्टिविटी मस्ट एम टू गोल अचीवमेंट, प्रत्येक गतिविधि का लक्ष्य प्राप्त पर केंद्रित होना। केवल आनंद की प्राप्ति करना, ओनली एंजॉयमेंट, या उपरोक्त में से कोई? बिल्कुल ईच एक्टिविटी मस्ट एम टू गोल अचीवमेंट। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। 9वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर इन ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में इस टाइप के सवाल आपसे पूछे गए हैं। संगठन में शारीरिक शिक्षा के शिक्षक की कौन सी भूमिका है भैया? प्रिपेयर टाइम टेबल फॉर एक्टिविटीज, गतिविधियों के लिए समय सारणी तैयार करना। इग्नोर इक्विपमेंट रिकॉर्ड्स, उपकरण अभिलेखों की उपेक्षा कर देना। अवॉइड सुपरविजन, निरीक्षण से बचना। एनकरेज इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता को बढ़ावा देना। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हैं, प्रिपेयर टाइम टेबल फॉर एक्टिविटीज, तो आप बिल्कुल सही होंगे। 10वें सवाल की तरफ चलेंगे हम। 10th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? व्हाट इज एंश्योर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के दौरान संगठन क्या सुनिश्चित करता है? कंफ्यूजन एंड डिले, भ्रम और देरी। डिसिप्लिन एंड सेफ्टी, अनुशासन और सुरक्षा। अव्यवस्था, मिसमैनेजमेंट,
या फिर समय की बर्बादी, वेस्टेज ऑफ टाइम। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर जाएंगे, डिसिप्लिन एंड सेफ्टी सुनिश्चित करता है भैया शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के दौरान एक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 11वां प्रश्न है आपके सामने। नाउ 11th क्वेश्चन इज जी which principle of organization helps in avoiding duplication of work? संगठन का कौन सा सिद्धांत कार्य की पुनरावृत्ति से बचने में मदद करता है? सिंप्लिसिटी सरलता, कोऑर्डिनेशन समन्वय, कार्य का विभाजन डिवीजन ऑफ वर्क, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन। बताओ भैया क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का? संगठन का कौन सा सिद्धांत कार्य की पुनरावृत्ति से बचने में मदद करता है? बिल्कुल डिवीजन ऑफ वर्क, ऑप्शन सी के साथ अगर आप गए। अगर कार्य का विभाजन कर दिया गया तो वहां पर पुनरावृत्ति की चांसेस बिल्कुल खत्म से हो जाते। भाई आपने सबका कार्य अलग अलग बांट दिया, अब सबको बोल दिया ये काम पूरा करना, सब लग गए उसी में, कुछ पता ही नहीं है, सब शुरू से लेकर अंत तक कर रहे हैं वही काम। जाहिर सी बात है दोबारा दोबारा वो काम सामने पुनरावृत्ति हो सकती है उसकी। है जी। क्वेश्चन नंबर 12, 12वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? When all activities in physical education program move towards a single aim, which principle is applied? यानी जब शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम की सभी गतिविधियां एक ही उद्देश्य की ओर बढ़ती हैं तब कौन सा सिद्धांत लागू होता है भैया? ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन उद्देश्य परकता, यूनिटी ऑफ कमांड आदेश की एकता, सरलता, या फिर लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी। 12वां प्रश्न क्या होगा सही जवाब? जब शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम की सभी गतिविधियां एक ही ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ रही हो तो कौन सा सिद्धांत, कौन सा प्रिंसिपल लागू होगा भैया? बिल्कुल ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन वहां पर अप्लाई होता है, उद्देश्य परकता। ऑप्शन ए के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल सही है भैया। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है? इफ अ फिजिकल एजुकेशन टीचर modifies the event schedule due to bad weather, which principle is reflected? यदि शारीरिक शिक्षा शिक्षक खराब मौसम के कारण कार्यक्रम की समय सारणी में बदलाव करते हैं तो कौन सा सिद्धांत परिलक्षित होता है? कोऑर्डिनेशन समन्वय, लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, या फिर डिवीजन ऑफ वर्क। बताओ भैया मौसम के खराब होने के कारण समय सारणी में बदलाव कर दिया। भाई अब किसी चीज कोई एक समय सारणी में अगर बदलाव पॉसिबल है इसका मतलब वो समय सारणी कैसी है? फ्लेक्सिबल है, तभी तो वो काम हो पाया। यानी ऑप्शन बी के साथ जा रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई होता है यहाँ पर। ऑप्शन बी के साथ अगर आप दें तो आप बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 14वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भैया? Which of the following is essential for achieving institutional and educational goals through physical education organization? यानी शारीरिक शिक्षा में या शारीरिक शिक्षा के संगठन के माध्यम से शैक्षिक और संस्थागत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इनमें से कौन सी प्लानिंग, उचित योजना, अनियमित निरीक्षण, इर्रेगुलर सुपरविजन कह सकते हैं, संसाधनों की कमी, लैक ऑफ रिसोर्सेस, अनक्लियर ऑब्जेक्टिव, अस्पष्ट उद्देश्य। बताओ भैया क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हैं प्रॉपर प्लानिंग तो आप बिल्कुल सही होंगे। 15th क्वेश्चन की बात करेंगे। 15वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? चलिए क्या कह रहा है? द मेन फोकस ऑफ कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनाइजेशन इज, यानी संगठन में समन्वय का मुख्य उद्देश्य क्या है? भ्रम पैदा करना, क्रिएटिंग कंफ्यूजन, गतिविधियों में उचित तालमेल सुनिश्चित करना, एंश्योरिंग प्रॉपर हार्मोनी अमंग एक्टिविटीज, एंड अवॉइडिंग कम्युनिकेशन, संवाद से बचना, सेंट्रलाइजिंग ऑल पावर, जितनी भी सारी शक्तियां हैं उनको एक जगह केंद्रित कर देना। बताओ भैया संगठन में समन्वय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? 15वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? एंश्योरिंग प्रॉपर हार्मोनी अमंग एक्टिविटीज। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए तो बिल्कुल सही है। गतिविधियों में उचित तालमेल को सुनिश्चित करना कोऑर्डिनेशन का मेन फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। 16th क्वेश्चन 16वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों? व्हेन अ फिजिकल एजुकेशन टीचर मेंटेन्स इक्विपमेंट रिकॉर्ड्स इट रिप्रेजेंट्स, जब एक शारीरिक शिक्षक या शारीरिक शिक्षा का शिक्षक
उपकरणों का अभिलेख रखता है, जानकारी रखता है, उसका रखरखाव रखता है, तो ये क्या दर्शाता है? लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में कमी, प्रभावी प्रबंधन, इफेक्टिव मैनेजमेंट दर्शाता है, इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन, अनुचित उपयोग, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं दिया। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए हैं, इफेक्टिव मैनेजमेंट, एक प्रभावी प्रबंधन कहलाता है वो। 17वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या कह रहा है? विच प्रिंसिपल हेल्प्स इन मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। ओके, कौन सा सिद्धांत संगठनात्मक योजना को समझने और लागू करने में आसान बनाता है? सिंप्लिसिटी, सरलता, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, या फिर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन। बताओ भैया, योजना को समझने और लागू करने में आसान कौन बनाता है? बिल्कुल जो सिंप्लिसिटी का प्रिंसिपल है वो बनाता है। ऑप्शन ए के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल सही है भैया। ठीक है, 18वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18, ऑल वेल ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट प्रिवेंट्स, एक सुव्यवस्थित खेल आयोजन किससे बचाता है भैया? कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर, भ्रम और अव्यवस्था से बचाता है, कोऑर्डिनेशन समन्वय से बचाता है, पार्टिसिपेशन सहभागिता से, या फिर अचीवमेंट उपलब्धि से, इससे बचाता है? बिल्कुल कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर से बचाता है। ऑप्शन ए के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल सही है भैया। 19th क्वेश्चन, 19वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? If every student in a sports event gets equal opportunity to participate, the organization fulfills which objectives? यदि किसी खेल कार्यक्रम में हर विद्यार्थी को समान अवसर मिलता है तो संगठन का कौन सा उद्देश्य पूरा होता है, या कौन सा उद्देश्य पूरा करता है संगठन जो होता है? सेफ्टी एंड डिसिप्लिन, अनुशासन और सुरक्षा, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सभी के लिए समान अवसर, टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन, या फिर कार्य का विभाजन। बताओ भैया क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, ऑप्शन बी के साथ आप गए तो आप बिल्कुल सही है। 20वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? अ फिजिकल एजुकेशन टीचर सुपरवाइजर इवेलुएट्स एंड ensures safety during activities. This reflects. So 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक गतिविधियों के दौरान, ठीक है, निरीक्षण, मूल्यांकन और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ये किसका प्रतीक है भैया? रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर, शारीरिक शिक्षा शिक्षक की भूमिका का, डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य के विभाजन का, सिंप्लिसिटी सरलता का, या फिर कोऑर्डिनेशन समन्वय का। बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ, रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर, तो आप बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ऑर्गेनाइजेशन आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो होगा सुपरविजन भैया। ठीक है, पर्यवेक्षण की बात करेंगे। सुपरविजन इन फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा में पर्यवेक्षण की बात करें तो भैया क्या होता है? इसका मतलब मूल्यांकन करना। ध्यान से समझिएगा, सुपरविजन मीन्स गाइडिंग, ऑब्जर्विंग एंड इवेल्युएटिंग वर्क टू एंश्योर प्रॉपर एग्जीक्यूशन एंड अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। यानी पर्यवेक्षण का अर्थ है भैया कार्य का, जितने भी कार्य हो रहे हैं उनका मार्गदर्शन, उनका निरीक्षण और उनका मूल्यांकन करना, ताकि जो भी एक्टिविटीज गतिविधियां हैं वो सही ढंग से क्या हो सके, कंप्लीट हो सके, संपन्न हो सके, और उनका उद्देश्य भैया सही से पूरा हो सके। यही होता है सुपरविजन का मतलब फिजिकल एजुकेशन के अंदर। इन फिजिकल एजुकेशन इट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ गाइडिंग एंड इंप्रूविंग, टीचिंग, ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज। शारीरिक शिक्षा में अगर देखें तो यह शिक्षण, प्रशिक्षण और गतिविधियों के संचालन में सतत मार्गदर्शन और सुधार की क्या है? प्रॉपर होल प्रोसेसिंग है, एक प्रक्रिया है भैया। अगर साइंटिस्टों की मांगे या इनमें जो विशेषज्ञ हैं उनकी हम माने बात, तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स द डेफिनेशंस ऑफ सुपरविजन एज फॉलोज। कुछ एक्सपर्ट्स के हिसाब से आप डेफिनेशन देखिए, कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं ये आपको रिमेंबर रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले नाम आता है एम विलियमसन। ठीक है, एम विलियमसन। विलियमसन के अनुसार अगर हम देखें तो पर्यवेक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें स्टाफ के वरिष्ठ सदस्य अन्य कर्मचारियों को अपनी जरूरतों के अनुसार सीखने, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपने ज्ञान और कौशल का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने में मदद करते हैं, ताकि वे अपना
अधिक प्रभावी और संतोषजनक ढंग से वर्क कर सकें। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। एम विलियमसन का ये कहना था, सुपरविजन इज अ प्रोसेस in which senior members of staff helps other employees to learn according to their needs to make the best knowledge and skills to enhance their ability so that they can perform their duties more effectively and satisfactorily। ठीक है, तो जितने भी सीनियर मेंबर्स हैं, उनके जो स्टाफ्स हैं और जो अन्य अदर कर्मचारी हैं, जिसकी जितनी जरूरत है वो उन जरूरत के हिसाब से क्या हो, अपनी क्षमताओं को कोई चीज सीखे और अपनी क्षमताओं को बढ़ाए। ठीक है, या उनको बढ़ाने में मदद मिले, उनकी नॉलेज को इंप्रूव करने में हेल्प मिले उससे, तो वही पर्यवेक्षण होता है। ये कहना था एम विलियमसन जी का। नेक्स्ट आते हैं आपके हेनरी रेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपके आते हैं हेनरी रेनिंग। ठीक है, ये हेनरी रेनिंग के अनुसार अगर हम सुपरविजन की डेफिनेशन को एक्सप्लोर करें तो पर्यवेक्षण दूसरों के कामों का प्राधिकार के साथ निर्देशन है। इनका मानना था कि सुपरविजन इज अ अथॉरिटेटिव डायरेक्शन ऑफ द वर्क ऑफ अदर्स। ठीक है, यानी दूसरों को जो काम है उस कामों का प्राधिकार के साथ उसमें निर्देशन हो जाए। ठीक है, तो वो पर्यवेक्षण कहलाता है हेनरी रेनिंग के अनुसार। फिर टेरी और फ्रैंकलिन, तीसरा नाम आता है यहीं पर, टेरी और फ्रैंकलिन। इनके अनुसार सुपरविजन की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो कहना था, अकॉर्डिंग टू टेरी फ्रैंकलिन, सुपरविजन मीन्स गाइडिंग एंड डायरेक्टिंग द एफर्ट्स एंड अदर रिसोर्सेस ऑफ एम्प्लॉइज सो दैट डिजायर्ड वर्क रिजल्ट्स कैन बी अचीव्ड। ठीक है, यानी कर्मचारियों के प्रयासों और अन्य संसाधनों का मार्गदर्शन और निर्देशन करना है ताकि कार्य का जो वांछित परिणाम है वो प्राप्त किया जा सके। यही पर्यवेक्षण कहलाता है। ये कहना था टेरी और फ्रैंकलिन भाई साहब का। ठीक है, ये तीन डेफिनेशंस आपको याद करनी है, रट लेनी है। तीनों डेफिनेशंस में से हो सकता है कोई एक डेफिनेशन का सामना आपको अपने एग्जाम में करना पड़ जाए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सुपरविजन की आवश्यकता और उसके महत्व। ठीक है, नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन। पर्यवेक्षण की आवश्यकता और महत्व की अगर हम बात करें तो भैया, एंश्योर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स। क्या महत्व है? कार्यक्रमों में सही संचालन को सुनिश्चित करता है सुपरविजन। कार्यक्रम अच्छे से संचालित हो सके, सही तरीके से संचालित हो सके, गलत वे में ना जाए, ये कौन सुनिश्चित करता है भैया? सुपरवाइजर या सुपरविजन के अंतर्गत होता है। मेंटेन डिसिप्लिन एंड सेफ्टी अमंग स्टूडेंट, विद्यार्थियों में अनुशासन और सुरक्षा बनाए रखता है। शिक्षकों को शिक्षण विधियों में सुधार करने में हेल्प करता है, मदद करता है भैया। हेल्प्स टीचर्स टू इंप्रूव टीचिंग टेक्निक्स। ठीक है, प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन अमंग स्टाफ एंड पार्टिसिपेंट्स, कर्मचारियों और प्रतिभागियों में समन्वय स्थापित करता है, कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। ठीक है, फिर आगे अगर इसी में हम देखें, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड प्रोवाइड्स करेक्टिव मेजर्स। ठीक है, समस्याओं की पहचान। हाँ मैम बताइए, ले जाइए आप। ठीक है, सो आइडेंटिफाइज द प्रॉब्लम्स एंड प्रोवाइड्स करेक्टिव मेजर्स। समस्याओं की पहचान करके उसको सुधारात्मक उपाय प्रदान करने का काम कौन करता है? सुपरवाइजर है या सुपरविजन के अंतर्गत होता है। ठीक है, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एक्टिविटीज, गतिविधियों की दक्षता और प्रभावशीलता को क्या करता है भैया? बढ़ाने का काम करता है सुपरविजन के अंतर्गत। एक सुपरवाइजर जो इसमें होता है वो इस वर्क को अच्छे से करवाता है। अब बात करते हैं भैया सुपरविजन के उद्देश्य की, ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, इसके उद्देश्यों की बात करेंगे। तो उद्देश्य में क्या कह रहा है? गाइड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फॉर बेटर परफॉर्मेंस, यानी शिक्षकों और विद्यार्थियों को अच्छी तरीके से गाइड करते हैं। ठीक है, या मार्गदर्शित करते हैं ताकि उनका जो प्रदर्शन है वो बेहतर हो सके, परफॉर्मेंस और अच्छी हो सके। दूसरा है इवैल्यूएट प्रोग्रेस ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों की प्रगति का मूल्यांकन करना भी सुपरविजन के अंतर्गत आता है, उनके उद्देश्य में आता है भैया। मेंटेन क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग, जो भी टीचिंग शिक्षण का कार्य हो रहा है, जो ट्रेनिंग का काम हो रहा है, उनकी क्वालिटी को व्यवस्थित रखना, मेंटेन रखने का काम, उनकी गुणवत्ता को बनाए रखने का काम भी सुपरविजन का एक मुख्य उद्देश्य है। एंश्योर सेफ्टी एंड डिसिप्लिन एंड प्रॉपर ऑफ फैसिलिटीज, सुरक्षा, अनुशासन और संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित भी करता है।
प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड मोटिवेशन, ठीक है, रचनात्मक प्रतिक्रिया और प्रेरणा को प्रदान करना। इतने तो हो गए अभी आपके सुपरविजन के ऑब्जेक्टिव्स, इनको रिमेंबर आपको रखना है ध्यान से। चौथा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन, चौथे पॉइंट की तरफ चलेंगे भैया। अब पर्यवेक्षण के सिद्धांत की बात हम करेंगे। तो डेमोक्रेटिक सुपरविजन पहला इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल से अक्सर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। डेमोक्रेटिक सुपरविजन है लोकतांत्रिक, ठीक है। सुपरविजन शुड बी कोऑपरेटिव एंड पार्टिसिपेटिव, यानी पर्यवेक्षण सहयोगात्मक और सहभागिता पूर्ण होना चाहिए, ये कहता है डेमोक्रेटिक सुपरविजन का प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरा आपका कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, सेकंड प्रिंसिपल आपसे क्या कह रहा है, कैसी अप्रोच होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ, यानी फोकस ऑन गाइडेंस नॉट फॉल्ट फाइंडिंग, दोष ढूंढने के बजाय मार्गदर्शन पर ज्यादा जोर होना चाहिए, ये कहता है आपका कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन। फिर कंटिन्यूटी, निरंतरता, सुपरविजन शुड बी कंटिन्यूअस एंड रेगुलर, यानी यह सतत और नियमित प्रक्रिया होनी चाहिए, ठीक है, तभी एक सुपरविजन बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है एक सुपरवाइजर। इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड, सुधार उन्मुख होना चाहिए भैया, कोई भी कार्य हो रहा तो। एम टू इनहांस परफॉर्मेंस, उद्देश्य क्या होना चाहिए, प्रदर्शन को सुधारना, ठीक है, प्रदर्शन सुधारना उद्देश्य होना चाहिए, एम होना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताएं, इसको भी कंसीडर करना है। कंसीडर एबिलिटीज एंड नीड्स ऑफ ईच इंडिविजुअल, यानी प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता और उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पता चला उसकी क्षमता कम है, जबरदस्ती थोप दिया उसके ऊपर, तो परफॉर्मेंस क्या होगी, घट जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सुपरविजन, ठीक है, टाइप्स ऑफ सुपरविजन, पर्यवेक्षण के प्रकार दिया। तो 3 प्रकार होते हैं पर्यवेक्षण के, बेसिकली आप रिमेंबर रखिएगा, यहां से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला अथॉरिटेरियन, सत्तात्मक, सुपरवाइजर गिव्स स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स लेस फ्रीडम, पर्यवेक्षक आदेशात्मक होता है, अधीनस्थों को कम स्वतंत्रता होती है, ठीक है। फिर डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, सुपरवाइजर वर्क्स विथ अदर्स, डिसीजंस आर कलेक्टिव, सहयोग पूर्वक कार्य करता है और निर्णय कैसा होता है, सामूहिक होता है। फिर लेसेस फेयर, स्वच्छंद, सुपरवाइजर गिव्स फुल फ्रीडम, मिनिमम इंटरफेरेंस, पूर्ण स्वतंत्रता देता है और जो हस्तक्षेप होता है वो न्यूनतम होता है। ये इसके टाइप्स ऑफ सुपरविजन है, ठीक है। अब क्वालिटीज ऑफ अ गुड सुपरवाइजर, यहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, सुपरवाइजर की क्वालिटीज से सवाल पूछे जाते हैं भैया, ठीक है, रिमेंबर रखिएगा। तो क्वालिटीज की बात करेंगे तो पहली क्वालिटी क्या कह रहा है, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट एंड मैनेजमेंट, भैया उसको विषय की जानकारी और प्रबंधन का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। लीडर क्वालिटीज, उसके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, नेतृत्व का गुण होना चाहिए। पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, धैर्य और समझदार होनी चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन एंड ऑब्जर्वेशन स्किल, संप्रेषण और निरीक्षण का कौशल होना चाहिए, एक दूसरे से संवाद, कम्युनिकेशन करना अच्छी तरीके से, साथ ही आपके पास वो ऑब्जर्व, कम्युनिकेशन के बाद आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो अच्छी तरीके से कि नहीं, वो ऑब्जर्वेशन स्किल होनी चाहिए, ठीक है। इम्पार्शियल जजमेंट, निष्पक्ष निर्णय की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। और मोटिवेटिंग पर्सनालिटी, प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी उसका कैसा होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए एक सुपरवाइजर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगले पार्ट में हमारा आ जाता है रोल ऑफ सुपरवाइजर इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। शारीरिक शिक्षा में सुपरवाइजर का क्या रोल मॉडल है भैया, ये आपको समझना है। तो पहला, ऑब्जर्व टीचिंग एंड ट्रेनिंग मेथड्स, क्या ऑब्जर्व करना है सुपरवाइजर को फिजिकल एजुकेशन के अंदर, शिक्षण और प्रशिक्षण विधियों का निरीक्षण करना, ठीक है। सजेस्ट इंप्रूवमेंट, सुधार के सुझाव देना। इवेलुएट्स परफॉर्मेंस ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, शिक्षकों और विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना। मेंटेन डिसिप्लिन एंड सेफ्टी, अनुशासन और सुरक्षा को बनाए रखना। एंड ऑर्गेनाइज मीटिंग्स एंड वर्कशॉप्स, बैठकें और कार्यशालाओं को आयोजित करना भैया। तो ये तो क्या थे, एक रोल ऑफ सुपरवाइजर इन फिजिकल एजुकेशन की हमने बात कर ली।
ठीक है, अब आते हैं हम इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के ऊपर, उसको क्लियर करते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बात करेंगे। पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरविजन इन फिजिकल एजुकेशन? शारीरिक शिक्षा में पर्यवेक्षण का क्या उद्देश्य है, क्या अर्थ है? सॉरी, पनिशिंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को दंड देना, गाइडिंग, ऑब्जर्विंग एंड इवेलुएटिंग वर्क, कार्यों का मार्गदर्शन, निरीक्षण और मूल्यांकन करना, इग्नोरिंग परफॉर्मेंस, प्रदर्शन की उपेक्षा करना, या नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा सही जवाब भैया? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ, गाइडिंग, ऑब्जर्विंग एंड इवेलुएटिंग वर्क, दैट इज कॉल्ड सुपरविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू एम विलियमसन, सुपरविजन इज अ प्रोसेस इन विच, एम विलियमसन के अनुसार पर्यवेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीनियर स्टाफ हेल्प्स अदर्स इंप्रूव देयर स्किल्स, वरिष्ठ सदस्य दूसरों को अपनी क्षमताएं बढ़ाने में सहायता करते हैं, ओनली टीचर्स गाइड स्टूडेंट्स, केवल शिक्षक विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं, रूल्स आर एनफोर्स्ड स्ट्रिक्टली, नियमों को कठोरता से लागू किया जाता है, वर्क इज डन विदाउट अथॉरिटी, कार्य बिना अधिकार के किया जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन का क्या होगा, विलियमसन के अनुसार क्या था पर्यवेक्षण भैया? बिल्कुल, सीनियर स्टाफ्स हेल्प्स अदर्स टू इंप्रूव देयर स्किल्स, वरिष्ठ सदस्य दूसरों की अपनी क्षमताएं बढ़ाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ये कहना था एम विलियमसन का पर्यवेक्षण के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हेनरी रेनिंग, सुपरविजन इज, हेनरी रेनिंग के अनुसार पर्यवेक्षण क्या है? अथॉरिटेटिव डायरेक्शन ऑफ अदर वर्क, दूसरों के कार्य का अधिकार पूर्ण निर्देशन, फ्रीडम ऑफ वर्क इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की स्वतंत्रता, ऑब्जर्वेशन ओनली, केवल निरीक्षण, मोटिवेशन प्रोसेस, प्रेरणा की प्रक्रिया। बताओ भैया तीसरे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हैं, अथॉरिटेटिव डायरेक्शन ऑफ अदर वर्क्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल आपसे कह रहा है, which expert defined supervision as guiding and directing the efforts and other resources of employees? किस विशेषज्ञ ने पर्यवेक्षण को कर्मचारियों के प्रयासों और संसाधनों के मार्गदर्शन और निर्देशन बताया है? हेनरी रेनिंग ने, एम विलियमसन ने, टेरी एंड फ्रैंकलिन ने, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया चौथे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? किसने कहा? बिल्कुल टेरी एंड फ्रैंकलिन के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, पांचवा प्रश्न फटाफट से लगाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एंश्योर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स, निम्न में से कौन कार्यक्रम के सही संचालन को सुनिश्चित करता है? सुपरविजन, पर्यवेक्षण, योजना, प्लानिंग, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। बताओ भैया फटाफट से क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन ए, सुपरविजन कार्यक्रमों को सही रूप से संचालन को, कार्यक्रम के संचालन को सही रूप से क्या करता है? सुनिश्चित करता है सुपरविजन, पर्यवेक्षण। छठा प्रश्न क्या कह रहा है? वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन इज, पर्यवेक्षण का एक प्रमुख महत्व क्या है? भ्रम उत्पन्न करना, टू क्रिएट कंफ्यूजन, टू हेल्प टीचर्स इंप्रूव टीचिंग टेक्निक्स, शिक्षकों को शिक्षण विधियों में सुधार करने में मदद करना, टू रिड्यूस एफिशिएंसी, दक्षता को कम करना, समन्वय से बचना, टू अवॉइड कोऑर्डिनेशन। बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन बी, टू हेल्प टीचर्स टू इंप्रूव टीचिंग टेक्निक्स, शिक्षकों को शिक्षण विधियों में सुधार करने में सहायता करना, मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सुपरविजन, निम्नलिखित में से पर्यवेक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? गाइड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, शिक्षकों और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना, इवैल्यूएट प्रोग्रेस, प्रगति का मूल्यांकन करना, प्रमोट इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता को बढ़ावा देना, इंश्योर सेफ्टी एंड डिसिप्लिन, सुरक्षा और अनुशासन सुनिश्चित करना। क्या होगा? अनुशासनहीनता को बढ़ावा देना। बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आठवां प्रश्न क्या कह रहा है भैया? सुपरविजन शुड बी कंटिन्यूअस एंड रेगुलर, दिस रेफर्स टू विच प्रिंसिपल, पर्यवेक्षण सतत और नियमित होना चाहिए, ये सिद्धांत ये किस सिद्धांत से संबंधित है?
कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से रचनात्मक दृष्टिकोण, कंटिन्यूटी निरंतरता, डेमोक्रेटिक सुपरविजन लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण, या फिर इंप्रूव ओरिएंटेड सुधार उन्मुख। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल कंटिन्यूटी, ऑप्शन बी निरंतरता के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल सही हैं भैया। अगला सवाल, 9वां प्रश्न, द प्रिंसिपल दैट एम्फेसाइजेस गाइडेंस इंस्टीड ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग इज, यानी वह सिद्धांत जो दोष ढूंढने के बजाय मार्गदर्शन पर बल देता है वो कौन सा है? कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, रचनात्मक दृष्टिकोण, लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण, डेमोक्रेटिक सुपरविजन, निरंतरता कंटिन्यूटी, या फिर लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप गए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ तो आप बिल्कुल सही हैं। ये दोष ढूंढने के बजाय मार्गदर्शन देने में सहायता करता है या उस पर बल देता है भैया, ठीक है, गाइड करने में। 10वां सवाल क्या कह रहा है आपसे? विच प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन रेस्पेक्ट्स द एबिलिटीज एंड नीड्स ऑफ इंडिविजुअल, पर्यवेक्षण का वो कौन सा सिद्धांत व्यक्तियों की क्षमताओं और आवश्यकताओं का सम्मान करता है? डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, इंडिविजुअल डिफरेंस व्यक्तिगत भिन्नताएं, कंटिन्यूटी निरंतरता, या फिर सुधार उन्मुख इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड। क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 10 का? बिल्कुल व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंस का जो प्रिंसिपल है भैया वो क्षमताओं और आवश्यकताओं का क्या करता है? व्यक्तियों की क्षमताओं और आवश्यकताओं का उनका सम्मान करता है ये प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 11वां प्रश्न आपसे कह रहा है, इन विच टाइप ऑफ सुपरविजन डज द सुपरवाइजर गिव स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स अलाउ लेस फ्रीडम? ओके, किस प्रकार के पर्यवेक्षण में पर्यवेक्षक कठोर आदेश देता है और स्वतंत्रता उसमें कम होती है, फ्रीडम कम होती है, लेस फ्रीडम होती है? डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक में, सत्तात्मक अथॉरिटेरियन में, लेजिस फेयर में स्वच्छंद, या फिर कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए हैं अथॉरिटेरियन सत्तात्मक, यहाँ पर आदेश कठोर होता है और फ्रीडम जो होती है लेस होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज इन डेमोक्रेटिक सुपरविजन, यानी लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण में इनमें से क्या होता है भैया? सुपरवाइजर इम्पोजेस डिसीजंस, पर्यवेक्षण अपने निर्णय दूसरों पर थोप देता है। डिसीजंस आर कलेक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव, निर्णय सामूहिक और सहभागिता पूर्ण होते हैं। सुपरवाइजर्स गिव फुल फ्रीडम, पर्यवेक्षक पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे देता है, या फिर नन ऑफ दीज उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या होगा सही जवाब 12वें प्रश्न का? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाए तो बिल्कुल सही है। डिसीजंस आर कलेक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव, लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण में भैया निर्णय सामूहिक और सहभागिता पूर्ण होते हैं या लिए जाते हैं। 13वें प्रश्न की बात करेंगे, 13th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? व्हेन अ सुपरवाइजर गिव्स कंप्लीट फ्रीडम विथ मिनिमम इंटरफेरेंस इट इज कॉल्ड, यानी जब पर्यवेक्षण पूर्ण स्वतंत्रता देता है और हस्तक्षेप क्या हो जाए? न्यूनतम हो जाए, मिनिमम हो जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? अथॉरिटेरियन कहते हैं, डेमोक्रेटिक कहते हैं, लेजिस फेयर कहते हैं, या फिर रचनात्मक कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव कहते हैं? बताओ भैया। क्वेश्चन नंबर 13 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल इसको स्वच्छंद कहते हैं, लेजिस फेयर, ठीक है। ऑप्शन सी के साथ अगर आप गए हैं 13वें प्रश्न में तो आप बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, अ गुड सुपरवाइजर शुड हैव, एक अच्छे पर्यवेक्षक में होने चाहिए बायस एंड पार्शियल जजमेंट, पक्षपातपूर्ण निर्णय, नॉलेज, लीडरशिप, पेशेंस एंड फेयरनेस, ज्ञान, नेतृत्व, धैर्य और निष्पक्षता, लैक ऑफ कमी होनी चाहिए, फिर स्ट्रिक्ट एंड रूड बिहेवियर, कठोर और रूखा व्यवहार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिल्कुल एक अच्छे पर्यवेक्षक में नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, साथ ही उसकी अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? विच क्वालिटी हेल्प्स अ सुपरवाइजर इन अंडरस्टैंडिंग एंड मोटिवेटिंग अदर्स इफेक्टिवली, कौन सा गुण पर्यवेक्षक को दूसरों को समझने और प्रेरित करने में मदद करता है? इम्पार्शियल जजमेंट, निष्पक्ष निर्णय, ठीक है, कम्युनिकेशन एंड ऑब्जर्वेशन स्किल, संप्रेषण और निरीक्षण कौशल,
सब्जेक्ट नॉलेज, विषय का ज्ञान, पेशेंस, धैर्य। क्या होगा सही जवाब 15वें प्रश्न का? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाए, कम्युनिकेशन एंड ऑब्जर्वेशन स्किल्स, संप्रेषण और निरीक्षण कौशल। ठीक है। 16वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ गुड सुपरवाइजर? निम्न में से कौन सा एक अच्छे पर्यवेक्षक का गुण नहीं है? ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व का गुण, इम्पार्शियल जजमेंट, निष्पक्ष निर्णय, लैक ऑफ पेशेंस, धैर्य की कमी, प्रेरणादायक व्यक्तित्व, मोटिवेटिंग पर्सनालिटी। नहीं है पूछा है। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल लैक ऑफ पेशेंस, धैर्य की कमी। धैर्य तो होना ही चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है 17वां प्रश्न आपसे? द मेन रोल ऑफ सुपरवाइजर इन फिजिकल एजुकेशन इज टू, शारीरिक शिक्षा में पर्यवेक्षण की मुख्य भूमिका क्या है? ऑब्जर्व, गाइड एंड इम्प्रूव प्रोग्राम्स, कार्यक्रमों का निरीक्षण और मार्गदर्शन और सुधार करना, पनिश स्टूडेंट्स रेगुलरली, विद्यार्थियों को नियमित रूप से दंडित करना, मार पीट डालना, ठोक पीट डालना है, अवॉइड डिसिप्लिन, अनुशासन से बचना, या फिर इग्नोर परफॉर्मेंस, प्रदर्शन की उपेक्षा करना। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन ए, ऑब्जर्व, गाइड एंड इम्प्रूव प्रोग्राम्स, कार्यक्रमों का निरीक्षण करना, उनका मार्गदर्शन करना और जो कमी है उसमें सुधार करना। 18वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्या कह रहा है भैया? कंडक्टिंग वर्कशॉप्स एंड मीटिंग्स कम्स अंडर विच रोल ऑफ सुपरविजन? कार्यशालाएं और बैठकें आयोजित करना पर्यवेक्षण की किस भूमिका में आता है? ऑर्गेनाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग में, आयोजन और मूल्यांकन, मोटिवेशन प्रेरणा में, डेमोक्रेटिक फंक्शन लोकतांत्रिक कार्य में, या फिर प्लानिंग योजना में? किस में आता है बताओ भैया? विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18? यस, ऑप्शन ए के साथ अगर आप गए ऑर्गेनाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं भैया। ठीक है, आयोजन और उसका मूल्यांकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 19वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? सुपरविजन दैट फोकसेस ऑन एनहांसिंग परफॉर्मेंस रेदर देन क्रिटिसाइजिंग फॉल्ट्स फॉलोज विच प्रिंसिपल? वह पर्यवेक्षण जो दोषों की आलोचना के बजाय प्रदर्शन सुधार पर ध्यान देता है, ठीक है, वह किस सिद्धांत का पालन करता है? इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड, सुधार उन्मुख प्रिंसिपल का, अथॉरिटेरियन सत्तात्मक का, लेजिस फेयर का, स्वच्छंद प्रिंसिपल का, या फिर निरंतरता कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी? बताओ भैया 19th क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप चलेंगे इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड, ठीक है, सुधार उन्मुख, तो आप बिल्कुल सही है। 20वां प्रश्न, ठीक है, क्या कह रहा है? द अल्टीमेट एम ऑफ सुपरविजन इन फिजिकल एजुकेशन इज, शारीरिक शिक्षा में पर्यवेक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है? टू क्रिटिसाइज टीचर, शिक्षकों की आलोचना करना भैया, टू इम्प्रूव टीचिंग ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम एफिशिएंसी, शिक्षण प्रशिक्षण और कार्यक्रम की दक्षता में क्या करना? इंप्रूवमेंट करना, सुधार करना, टू क्रिएट स्ट्रिक्ट कंट्रोल, कठोर नियंत्रण को बनाना, या फिर समन्वय कम करना, रिड्यूस कोऑर्डिनेशन? क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 20 का? शारीरिक शिक्षा में पर्यवेक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है भैया? टू इम्प्रूव टीचिंग एंड ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम एफिशिएंसी। ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाए तो आप बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे भैया नेक्स्ट क्लास में बजट। ठीक है, बजट होगा, फिर और भी टॉपिक्स आएंगे, सारा कंप्लीट है। और अभी क्लासेस बीच में नहीं आ रही थी, बट टेलीग्राम के अंदर यूनिट 4 स्टार्ट हो गया है। यूनिट 3 की कंप्लीट नोट्स मैंने डाल दी हैं, बच्चे अपनी तैयारी वहां से कर रहे हैं। यूनिट 4 की भी 2 पार्ट मैंने डाल दिए हैं वहां पर। अगर अभी भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ या चैनल के साथ कनेक्ट नहीं है तो वहां पर कनेक्ट हुई, क्योंकि बीते 6-7 दिन के अंदर कंप्लीट 10 यूनिट्स की नोट्स वहां अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद तो फिर प्रैक्टिस सेट और प्रैक्टिस सेट चलेंगे टेलीग्राम के अंदर। ठीक है, सो अगर आप कनेक्ट नहीं है तो मेरी इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। कुछ नहीं करना है आपको, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए सिंपल सा स्क्रीन पे ये आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर ज्वाइन टेलीग्राम लिखकर मैसेज कर दीजिएगा। प्रोसेस बहुत सिंपल है, पेमेंट आपको अपने हिसाब से करनी है, जो आपकी इच्छा है वो आप पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। इससे बेहतरीन सिस्टम कुछ नहीं है। आपकी जो आवश्यकता है उसके हिसाब से सारी चीजें वहां अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल के अंदर। ठीक है, आई होप आज की ये मेहनत आपको पसंद आई होगी, ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।